हेलो दोस्त, आज मैं जलवायु सामान्य विज्ञान प्रैक्टिस सेट एस के झा का पूरा सेट 60 सेट जो है प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ। दोस्त अच्छे से एक बार देखें, ज़रूर देखें। उससे आपको पता चलेगा कि आप पढ़ने का और सॉल्यूशन कैसे किया था, उसके तरीका निश्चित रूप से निचोड़ रूप से हम इस वीडियो में बताए हुए हैं। जैसे कि इसमें कहता है निम्नलिखित में किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो इसमें सबसे कम होती है, इसमें तो पहले ये विद्युत चुम्बकीय तरंग होता क्या है, तो इसके लिए हम लिखे हुए हैं कि किसी भी माध्यम की आवश्यकता, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग किसी भी माध्यम की आवश्यकता न हो उसे हम विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग होता कौन कौन है? एक गामा किरण, एक्सरे किरण, पराबैंगनी किरण, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरण, अवरक्त विकिरण, सूक्ष्म तरंग, रेडियो तरंग। ये इतना है। गामा किरण, एक्सरे किरण, पराबैंगनी किरण, विकिरण, सूक्ष्म तरंग, रेडियो तरंग, ये सब। गामा तरंगदैर्घ्य सबसे किसका अब पूछ रहा है, सबसे कम किसका है? तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं गामा किरण का सबसे कम होता है, उसके बाद एक्सरे का, उसके बाद पराबैंगनी का अधिक होता है, उसके बाद दृश्य का अधिक होता है, उसके बाद अवरक्त का अधिक होता है, उसके बाद सूक्ष्म का, उसके बाद रेडियो का। तो यहाँ पूछ रहा है सबसे कम किसका है, तो गामा का आपका आंसर हो जाएगा गामा। अब कहता है जब एक चालक में धारा बढ़ती है तो लेंज का नियम क्या बताता है? वह स्वप्रेरित वोल्टेज। तो देखिए लेंज का नियम क्या होता है, लॉ, लेंज ऑफ लॉ। किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण को विरोध करता है जिसमें वह उत्पन्न होता है। यानी किससे रिलेटेड है? तो EMF बराबर माइनस निगेटिव एन d∅/dt। तो यह धारा से संबंधित हुआ, तो धारे को क्या करेगा, जहाँ से उत्पन्न हुआ, देखिए यहाँ पर बढ़ने वाला धारा के विपरीत धारा उत्पन्न करेगी। तो यही इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद ये तो याद करने वाला है। ब्लू रे क्या है? डिस्क। ब्लू रे एक डिस्क डाटा संग्रह डिस्क है। ब्लू रे क्या है? डाटा संग्रह डिस्क है। उसके बाद किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा बैगनी का। और इससे रिलेटेड जो भी सवाल आएगा वो इससे देख लीजिए। तरंगदैर्घ्य सबसे कम रंग बताता है बैगनी, और तरंगदैर्घ्य लाल रंग का सबसे अधिक होता है। ठीक, और बाद बाकी सभी का कम होता है, जैसे कि आवृत्ति, विचलन, प्रकीर्णन, अपवर्तनांक, ये सब कम ही होते हैं। उसके बाद है यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज, यदि वायु प्रतिरोध नगण्य हो तो स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? तो स्थिर होगा। स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग स्थिर रहते हैं। उसके बाद पाइथन निष्पादित का व्यवहार का मान जो होता है ये हर हमेशा 0 से हाफ होता है, 0 से हाफ होता है, 1/2 के बीच होता है। और इससे एक घर्षण गुणांक भी मान याद रखिए, 0 से 1 के बीच में घर्षण गुणांक होता है, 0 से 1 के बीच में। उसके बाद है 7वां नंबर क्वेश्चन कि यदि साबुन के बुलबुले ऋण आवेशित द्वारा अवशेषित कर रहे तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए ऋण जब भी होगा तो वृद्धि होगी, और ऋण में होगा तो वृद्धि, ऋण में होगा तो वृद्धि, और प्लस में होगा तो कमी, प्लस में होगा तो कमी, ये याद रखिए। तो ये हो गया। उसके बाद क्या कहता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज घटक निरपेक्ष मान ज्ञात किया जाता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षैतिज घटक, क्षैतिज मतलब नीचे से, तो इसका विक्षोभ दोलन चुंबकीय मापी द्वारा मापा जाता है। उसके बाद है कि 9 नंबर क्वेश्चन कि 1000 माइक्रोकूलम आवेश के कारण निर्वात में 9 दूरी तय करती है, तो स्थिति पर किस बिंदु पर विभव का तीव्रता अधिक होगा? तो विभव की तीव्रता पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्यू दिया हुआ है कितना, 1000 माइक्रो मतलब गुने 10⁻⁶ कूलम दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर जो जो दिया है वो लिख लेंगे। इतना 1000 माइक्रो कूलम का आवेश निर्वात में 9 मीटर की दूरी, यहाँ पर आर दे दिया है 9 मीटर। ठीक, उसके बाद और क्या दे दिया है, तो स्थिति की किसी भी विभवांतर तीव्रता क्या होगा? तीव्रता पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए हम लिखे हैं कि विद्युत चैप्टर में एस के झा द्वारा जो पढ़ाया गया था, F बराबर K/Q1/Q2/R²। चूँकि K यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, तो K का मान यहाँ पर 9 पॉइंट गुने 10⁹ मीटर पर कूलम होता है। आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आपको पता ही है
ई बराबर एफ बाई क्यू। ये विद्युत चैप्टर में एफ बराबर ये आवेश से है, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ बट्टे क्यू, आवेश फोर्स बट्टे क्यू। तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर मान रखिए और निकाल दीजिए। तो यहाँ पर हम मान रखते हैं एफ बराबर ई बराबर एफ बाई क्यू 9 गुने 10⁻9, ये जो मान लिया गया है 9 गुने 10⁻−9, गुने के यहाँ से इसको निकालिएगा तो क्या होगा 10⁻−3। तो यहाँ पर 10⁻−3 पहले क्या है एफ है, एफ देंगे Q1 बट्टे Q2। तो ये हमारा क्यू आवेश कितना होगा 10 माइनस के 10 अब बट्टा के 9 के स्क्वायर। तो यहाँ से निकाली 9 गुने 10⁻9 गुने के 10⁻−3 बट्टे 9 कैंसिल। तो ये कितना हो गया 9 गुने 10⁻, ये 1/9 लिख लीजिए क्योंकि इसी तरह आंसर है 6। ये आंसर हो जाएगा 1/9 6 वोल्ट पर मीटर। ये आपका आंसर हो गया। थैंक यू। एक बार और फिर से समझा दें, अगर नहीं समझे तो क्यू बराबर दिया हुआ है इतना गुने इतना, तो इसको निकालेंगे तो 10⁻−3 होगा। ये तो वैल्यू के का मान दिया हुआ है एफ बराबर Q1 बट्टे Q2 बट्टे R स्क्वायर। यहाँ पर ये नियतांक है जो आपको दर्शाए थे, एफ बराबर के Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। के का मान 9.9 न्यूटन मीटर पर कूलम होता है। तो ई यहाँ से तीव्रता निकालेंगे, ई बराबर एफ बाई क्यू, तो वही के हैं Q1 Q2 के बदले में ये दिए हैं, उसके बाद 10⁻30 इतने काट दिए, उसके बाद आंसर आ गया। ठीक, अब आगे चलिए 10वां नंबर क्या कहता है, यदि सरल गति कर रहे कण मध्य स्थिति में x दूरी पर स्थिति ऊर्जा समानुपाती होगा। तो स्थिति ऊर्जा इसमें समानुपाती होगा तो x के समान x स्क्वायर के समानुपाती होगा, x स्क्वायर के ये समानुपाती होगा। ठीक, तो ये इसका अनुप्रस्थ तरंग की संचार किस में करता है। अनुप्रस्थ तरंग संचारित जो करता है ये करेगा, देखिए अनुप्रस्थ तरंग क्या होगा, अनुप्रस्थ तरंग से रिलेटेड जितना भी है वो हम बता देंगे। अनुप्रस्थ तरंग गैस में, तो अब चलिए अनुप्रस्थ तरंग जो है ना किसमें गौर का, अनुप्रस्थ 3 जो प्रकार है, माध्यम के आधार पर, माध्यम के कण के कंपन के आधार पर, ऊर्जा के गमन के आधार पर जो है प्रत्यास्थ या यांत्रिक तरंग बोलते हैं माध्यम के आधार पर एक, और विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। उसके बाद माध्यम कणों के कंपन के आधार पर अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य होता है। ऊर्जा के गमन के आधार पर प्रगामी और प्रगामी होता है। ठीक, तो ये होगा, ये तो धातु में चलेगा, ठोस में चलता है अनुप्रस्थ तरंग, ठोस में चलेगा लेकिन गैस में नहीं चलेगा, ठोस में चलेगा गैस में नहीं चलेगा। अब चलिए ये क्वेश्चन है 12 नंबर कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, तो उसके कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या क्या होगा। तो ये आपको बता देते हैं कि ये अणुओं की संख्या बराबर क्या होता है, अणुओं की संख्या बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बट्टे परमाणु द्रव्यमान। इससे आप निकाल सकते हैं। तो दिया गया द्रव्यमान हमारा कितना है 24, आप बट्टे इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, तो इसको काट देंगे 12 दूना 24, 2 हो जाएगा, अणु की संख्या 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसका चलिए उसका कहता है इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के संघटक के रूप में पेट में नहीं साबित होता। तो पेट में देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होगा। ठीक, और बाद बाकी जो होगा वो सब होगा। अब देखिए 14 नंबर क्या कहता है, देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल अणुओं में वजन 16 ग्राम है, तो ओजोन O3 में अणुओं का भार तो 1 में 16 है। ठीक, तो इसका पता है O3 होता है, O3 तो 16 3 48, 16 ये वही है, तो 16 गुने 3 16 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बी आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम का ऑक्साइड, तो एल्युमिनियम के प्रमुख है, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक संख्या 13 हो गया, इसका द्रव्यमान संख्या 27 हो गया।
इसमें और सारा इसका बॉक्साइड, क्रायोलाइट, एल्युमिनियम का जो मुख्य है इसका यहाँ पर हो जाएगा आपको बॉक्साइड, लेकिन यहाँ पर जो है बॉक्साइड, क्रायोलाइट, कोरंडम एल्यूनाइट और फ्लेस्पर ये सब भी एल्युमिनियम का ही एस्क हैं। अब इसमें देखिए PbO प्लस 4HCl इक्वल टू PbCl2 और प्लस 2H2O प्लस Cl2 ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ, ऑक्सीकृत बोल रहा है। तो ऑक्सीकृत किसका हो रहा है? देखिए यहाँ पर ऑक्सीकृत किसका हो रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, क्योंकि हाइड्रोजन बट गया, H यहाँ पर है क्लोरीन, तो ये क्या हो गया? डिवाइड हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यही H मतलब यहाँ अलग हो गया है, इसलिए ऑक्सीकृत होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब चलिए तुल्यांकन भार क्या होगा? तुल्यांकन भार AlOH के होल 3। तो इसको निकालने के लिए Al आपको द्रव्यमान संख्या याद होना चाहिए, Al का 27 होता है, ठीक है। उसके बाद O का 16 होता है, प्लस के 16 गुने के 3 है ना, तो 3 गुना कर देंगे। अब प्लस के 3 है, 3 1 गुने 3 हाइड्रोजन का 1 गुने 3 होता है, तो ये 27 प्लस 16 48 प्लस के 3 27 3 30 हुआ 30, 27 3 30 और 48 30 48 आपका हो जाएगा। एक मिनट, तब ये हो गया। सभी को जोड़ के 3 से भाग देना है, क्योंकि 3 गो अणु की संख्या से भाग दे, 1 2 3 अणु की संख्या, तो 3 से भाग दीजिएगा, 2 6 1 3 6 18, यानी इसका आंसर हो जाएगा 26। कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाया जाता है? किस में? तो विटामिन B12 में। सिट्रिक अम्ल C6H8O7 अम्ल मुख्य रूप से किस में होता है? तो सिट्रिक अम्ल आप लोग जानते हैं खट्टे फलों में, नींबू में, इसमें हो जाएगा। उसका विज्ञान की वह शाखा जो जीव और पृथ्वी पर मौजूद जीवन की संभावना से संबंधित है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए एंटोमोलॉजी कहेंगे नहीं, क्योंकि चींटी का अध्ययन है। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, एक्सोबायोलॉजी बाहरी विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान जो उसको जीवाश्म से संबंधित अध्ययन करेंगे, तो यहाँ पर संभावित एक्सोबायोलॉजी हो जाएगा। इसके बाद है रक्त में कौन सा ऑक्सीजन का परिवहन होता है? रक्त में RBC द्वारा परिवहन होता है। उसका ABO खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ रक्त को पोषण प्रदान करती है, इस तंतु को कहा जाता है? तो देखिए प्लेसेंटा या नाल या डिब्बा कहा जाता है, इसको नाल या डिब्बा कहा जाता है, ये आंसर हो जाएगा। हैप्टिस क्या है? एक हैप्टिस जो है अपूर्ण प्रतिजन है। क्या है हैप्टिस? एक अपूर्ण प्रतिजन है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में किस कोषरूप वे बाहरी कंकाल नहीं होते हैं? तो बाहरी कंकाल के बोल रहा है, तो ये एम्फीबिया वर्ग में नहीं होता। जो एम्फीबिया वर्ग कौन कौन आ जाएगा एम्फीबिया वर्ग में? तो मेढक सब एम्फीबिया वर्ग में आ गए, मैमल्स में स्तनधारी आ जाएगा, पक्षी वर्ग में तो पता ही है, ये कुछ है ये। कितना थैंक यू दोस्त, हैव ए नाइस डे। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।